बैंकर। आपके फादर बैंकर हैं, ओके। एंड मदर? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। मैम आप प्लान बी से क्या समझती हैं? सर प्लान बी से अभी तक तो मैं बस यही समझी हूँ। एक्चुअली मैं कल ही ये मेरे उसमें आया है, मिस 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 अंशु ऐसे कोई नाम है, ओके। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है। अरे दैट्स सो, शी इज अ वेरी नाइस पर्सनालिटी। मैम मैं वही जानना चाहता हूँ, आपको इस वर्ड से क्या समझ आता है? व्हाट इज प्लान बी? प्लान बी अकॉर्डिंग टू मी, प्लान बी फॉर अर्निंग्स। अर्निंग्स, ओके। मैम आपने देखा होगा कि आज के समय पे कई लोग ऐसे हैं जिनको, आप न्यूज तो सुनी रही होंगी, कई लोग ऐसे हैं जो आज के समय पे इस महामारी से काफी ज्यादा ग्रसित हैं और उनके रोजगार जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हो चुके हैं। मतलब नौकरियां चली जा रही हैं लोगों की, वो बिजनेस आसानी से नहीं कर पा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व भर में। जी बिल्कुल। ओके। पर वहीं है कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनको इस चीज का किसी भी तरीके से कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। प्रभाव की बात करूं तो इनकम वाइज, जैसे हम बात करें किसी भी अच्छी पर्सनालिटी का, जो कि 5% लोग आते हैं पूरे विश्व भर में जो दुनिया को रूल करते हैं, जैसे कि ये आदमी आपके स्क्रीन पे आया है। क्या आप इस आदमी को जानती हैं मैम? जानते हैं सर। क्या नाम है इसका? सलमान खान। आपको क्या लगता है इसकी इसकी आमदनी के स्रोत क्या क्या होंगे? सर जो हमें दिखाई देता है हम्म। वो तो ये है कि ये एक्टर हैं, लेकिन इनके साइड बिजनेस भी होते हैं काफी सारे। जैसे कि? प्रोडक्शन हाउस है इनका अपना, ओके। जो मेरी नॉलेज में है सर, हो सकता है और भी हो। आपको आपको लगता है ये व्यक्ति जो होगा वो कभी रिसेशन का या कभी जिसको कहते हैं महामारी से ग्रसित नौकरियों का, ये जो पैसों का अभाव, इसके ऊपर कोई पड़ता होगा? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मतलब इसके पास एक प्लान भी है। और अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, आपके फादर जॉब के अलावा क्या करते हैं? नहीं सर, और कुछ नहीं करते हैं। और कुछ नहीं करते हैं। तो जॉब अगर वो करते हैं, अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, जैसा चल रहा है अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो प्राइवेट सेक्टर में होते तो इस समय कहीं ना कहीं जॉब के ऊपर जो होता है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ चुके होते। पर बिल्कुल आ चुके होते सर। बिल्कुल आ चुके हमारे होते। नेबर्स में हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वो ओके। बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुए हैं इस चीज से ना। बहुत बुरी तरीके इफेक्ट हुआ है। मैं यही सुनना चाहता था स्वाति जी, मैं यही चीजों से लोगों को अवगत कराना चाहता था। होता क्या है कि हम सब लोग जो होते हैं वो एक तरीके की आमदनी पे निर्भर होते हैं, एक सूत्र आमदनी पे निर्भर होते हैं। और हम 95% लोगों से, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस की बात करता है, कोई दूसरे तरीके की आमदनी की बात करता है, तो हम उसको बड़ा सा प्यारा सा जवाब देते हैं, ये कह के कि बॉस या मैडम मेरे पास ना टाइम नहीं है। और यही सवाल, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। ये जब हम कहते हैं तो ये हम अपने आप को साबित करते हैं कि या तो हम बहुत अरबों में कमा रहे हैं, क्योंकि हाँ अरबों जी। में कमाने वाले के पास भी वक्त ही वक्त है, नहीं तो हम इतने ज्यादा अस्त व्यस्त हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी जिंदगी कहाँ जाती है। तो आज जो प्लान बी के ऊपर मैं बात करूंगा, तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि सलमान खान कभी भी इफेक्टेड नहीं होगा। ये व्यक्ति हमेशा फ्री रहेगा। और सलमान खान जैसे, सलमान खान तो सिर्फ एक नाम है, ऐसे कई लोग, चाहे मुकेश अंबानी कह लीजिए, चाहे रतन टाटा कह लीजिए, कई बड़ी बड़ी पर्सनालिटी कह लीजिए, ये कभी भी इफेक्टेड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सलमान खान एक एक्टर है, एक एक्टिंग से पैसा बनाता है। लेकिन स्वाति जी ने बिल्कुल सही कहा था कि सलमान खान का अपना प्रोडक्शन हाउस है, ये वहां से भी पैसा बनाता है। सलमान खान प्रोड्यूसर है कपिल शर्मा शो का, ये वहां से भी पैसा बनाता है। सलमान खान का ह्यूमन ब्रांड आता है, जिसकी शर्ट आती है, ट्राउजर्स आती हैं, एसेसरीज आती हैं, ये उसको बेच के भी पैसा बनाता है। सलमान खान का अपना मोबाइल फोन की एक कंपनी बीइंग स्मार्ट का ट्रेडमार्क के संग पार्टनरशिप है, ये उसको भी बेच के पैसा बनाता है। सलमान खान का 5% स्टेक है यात्रा.com पे, ये उनको भी बेच के पैसा बनाता है। और ये एडवर्टाइजमेंट भी करके पैसा बनाता है। ये तो वो स्रोत हैं जो गूगल पे अवेलेबल है, इसके अलावा तो कई और स्रोतों से भी ये पैसा बनाता है। लेकिन बिल्कुल, जो हिडन होंगे, जो नहीं उसने रिवील करे होंगे। बिल्कुल, लेकिन जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और बहुत ज्यादा अपने आप को, जिसको कहते हैं ना, एक उभरता हुआ व्यक्ति समझते हैं, ये हमारी बस समझ है कि हम बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, हमें बहुत चीजों का पता है, हम लोगों के संग होता है ये। देश की मशहूर एटलस कंपनी ने 1000 कर्मचारियों को सिर्फ ये कह के निकाल दिया कि बॉस साइकिलें नहीं बन रही हैं, जिस दिन तुम्हारी जरूरत होगी उस दिन तुम्हें बुला लिया जाएगा। ये 1000 कर्मचारी कौन थे? ये 1000 कर्मचारी वही थे जो हम थे, मतलब समझदार, जिनके पास कभी भी वक्त नहीं था अपने लिए दूसरा व्यापार खड़ा करने के लिए। टीवीएस मोटर ने कई लोगों की तनख्वाहें आधी कर दी। बताइए, अगले 6 महीने तक उनको जो तनख्वाह मिलेगी वो आधी मिलेगी। और यह कहा गया कि अगर काम करना है तो करो, नहीं तो दूसरी नौकरियां देखो। और ऐसे कई 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 लोगों के संग हुआ है।
अभी हाल ही में मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, आप चाहें तो उसको आप देख भी सकते हैं, कि एक मशहूर फूड डिलीवर कंपनी के पास 74 मैनेजर थे जो पूरे भारत को देखा करते थे। कंपनी ने झटाक से 70 लोगों को निकाल दिया, 4 जनों को रखा और वो 70 लोग बेरोजगार हो गए जो 1.5 लाख की तनख्वाहों पे थे। और उन 1.5 लाख लोगों से आज से अप्रोक्सीमेटली 7 महीने आप पूछते पहले कि सर आपके पास एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है, क्या आप काम करना चाहोगे, तो वो समझदार लोग कहते बॉस मैडम मेरे पास टाइम नहीं है। तो जिसके पास टाइम नहीं है आज वो रोड पे है, और जो जो बंदा अपने समय को यूटिलाइज करता चला गया वो आगे बढ़ता चला गया। ये आज की स्थिति है। अब मैं बताता हूं ऐसा होता क्यों है, तो इस प्रेजेंटेशन को आखिरी तक देखिएगा। मैं फिर अनुरोध करूंगा, अभिमन्यु मत बनिएगा। अगर अभिमन्यु बनना है तो अभी बन जाइए, अगर आए हैं तो अर्जुन बन के पूरा सीख के जाइए। अब मैं बात करता हूं कि ऐसा क्यों होता है। आपके स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा, आप सब देख पा रहे होंगे इसको। तो जैसे जैसे मैं कर्सर हिलाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा मैं बात कहां कर रहा हूं। सो मैं बात करना चाहता हूं, स्वाति जी मेरे संग है तो मैं उनसे बात कर रहा हूं, उनको मैं बताऊंगा, उनसे मैं कई सवाल पूछूंगा। हम सब जो लोग होते हैं वो काम करते हैं पैसा बनाने के लिए, क्या मैं सही हूं मैडम? बिल्कुल सर। एक इंसान जो होता है वो 3 भागों में बांटा जाता है, तीन श्रेणियों में सॉरी बांटा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पुअर क्लास में होता है, कोई व्यक्ति मिडिल क्लास में होता है, कोई व्यक्ति रिच क्लास में होता है। हर व्यक्ति जो काम करता है वो रिच क्लास में जाने के लिए काम करता है। अगर सभी को रिच क्लास में जाना है तो ऐसा क्यों होता है कि 95% लोग इस दुनिया के 5% पैसे पे काबिज हैं और 5% लोग इस दुनिया के 95 पैसे के ऊपर काबिज होते हैं? ऐसा क्यों होता है स्वाति जी? सर लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस। चलिए इसी प्रश्न को मैं दोबारा एक अलग तरीके से आपके सामने ड्राफ्ट करके पूछता हूँ। या फिर अगर मैं बोलूं सर, भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं हम, भेड़ जाने चाल का अनजाने। हिस्सा बन जाते हैं, ओके। और क्या लगता है आपको? सर जो ट्रेंड चल रहा होता है ना, सब उसी को फॉलो करते हैं। अभी सबको यही पता है कि स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, उसके बाद ही हम इस लायक होंगे कि हम अर्न कर सके अपनी फैमिली के लिए। देखिए स्कूल तो ये कॉलेज जो तो एक कंडीशनिंग है, स्कूल कॉलेज की धारणा को और इन ट्रेंड में तो एक अमीर आदमी भी चलता है। मैं आपको यही सवाल एक अलग धारणा से पूछता हूँ, एक अलग रिफ्रेमिंग से पूछता हूँ इसको फ्रेम करके। आपके फादर जी जिंदगी शुरू करी जीरो से, एम आई करेक्ट? राइट सर। पिताजी ने भी जिंदगी शुरू करी होगी जीरो से, और आपके पास जी जिंदगी शुरू करी जीरो से, और आज आप जब ग्रेजुएशन करेंगी तो जिंदगी शुरू करेंगी जीरो से। जीरो से। मुकेश अंबानी की, मुकेश अंबानी करोड़पति है, मुकेश अंबानी का बेटा करोड़पति है, पर मुकेश अंबानी के फादर जो थे धीरू भाई अंबानी, ये पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे, पेट्रोल भरा करते थे। और धीरू भाई अंबानी के फादर अर्थात मुकेश अंबानी के दादाजी जो थे वो स्कूल टीचर थे। वहां 2 पुश्तों ने काम करा, बाकी 2 पुश्तें प्लस में आ गई। यहाँ 4 पुश्त काम कर रही है और चारों की चारों हर बार जीरो से शुरू कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सर हम शायद चेंज से घबरा रहे हैं। हम चेंज से घबरा रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि जो ट्रेंड सोसाइटी में चल रहा है उसी को अगर फॉलो करें तो हम ज्यादा सेफ रहेंगे। That's so nice। आप यूथ हैं और आप अपने आप को चीजों को लेके चल रहे हैं। और मैं जानता हूं, मैं कई लोगों को देख पा रहा हूं, कई लोग तो वाकई ये सवाल पहली बार सोच रहे होंगे और उनको सोचने में मजबूर हो गए होंगे कि हमारी 4 पुश्तें काम कर रही है, निरंतर मेहनत करती जा रही है, हर व्यक्ति काम कर रहा है, पूरी जिंदगी उसने काम करा, लेकिन उसके बाद जो अगली पुश्त फिर जीरो से। आपके जीवन से जीरो नहीं हट रहा और उनकी जीवन के चेक के आगे जीरो जीरो लगता चला जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 95% लोग, जैसे अभी स्वाति मैम ने कहा, बहुत अच्छी बात की, भेड़ चाल। 95% लोग जो होते हैं वो 3 तरीके से आमदनी कमा के करोड़पति बनने की आशा रखते हैं। वो सोचते हैं या तो आप नौकरी कर लो, या आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर लो, या आप प्रोफेशन कर लो। पर वो ये भूल जाते हैं कि नौकरी में आप समय देते हो तो पैसा बनता है, और समय नहीं देते तो पैसा नहीं बनता, क्योंकि नौकरी में आपको प्रोडक्टिव आवर्स का पैसा दिया जाता है। बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप सब जानते हो आज के समय पे करोड़ों रुपए लगाओगे, लाखों में बनाओगे, लाखों लगाओगे, हजारों में बनाओगे, और हजारों में कोई व्यापार होता नहीं। वहीं अगर बात करें प्रोफेशन की, प्रोफेशन क्या होते हैं? जो आदमी 12वीं करने के बाद 5-5 साल 10-10 साल लगा के डिग्रियां हासिल करता है, जैसे डॉक्टर, सीए, लॉयर, आईएएस, पीसीएस। ये क्या है? ये डिग्री है। और अधिकतर लोग जो डिग्री हासिल करते हैं उनके अंदर एक अजीब सी ईगो होती है कि मैं आईएएस हूं, मैं पीसीएस हूं और मुझे इस चीज की क्या जरूरत। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि अगर डॉक्टर या आईएएस या पीसीएस के संग कोई भी घटना घटित हो गई तो बीवी को वो लेवल की पोस्ट नहीं दी जाती, अर्थात डॉक्टर साहब के जाने के बाद बीवी को डॉक्टर नहीं बनाया जाता, उसको भी वो डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। और इन तीनों सूत्रों से अर्जित आमदनी को आप लिख लीजिए, इसको जो मैं आपको बता रहा हूं, इन तीनों सूत्र से अर्जित आमदनी को हम कहते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब जो आपके काम करने से आए और आप अगर काम ना करें तो परिवार जीरो हो जाए।
जो सबसे खतरनाक आमदनी होती है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव इनकम। हाँ, शुरू में बड़ी लगती है, लेकिन सबसे खतरनाक होती है क्योंकि आप ही के ऊपर वो निर्भर होती है। लेकिन वहीं ये 5% लोग क्या करते हैं, ये समय का सदुपयोग करके अपनी एक्टिव इनकम के संग एक पैसिव इनकम जनरेट कर लेते हैं, एक ऐसा माध्यम इन्वॉल्व कर लेते हैं जहां पर लोगों का कंट्रीब्यूशन उनके कंट्रीब्यूशन में सम्मिलित हो जाता है। जैसे कि ये एक फैक्ट्री खोल देंगे, वहां 250 कर्मचारियों को डिप्लॉय कर देंगे, ये 250 कर्मचारी कितनी भी मेहनत कर ले, सबसे ज्यादा पैसा मालिक बनाएगा, विदेश यात्रा मालिक जाएगा, कोठी मालिक की बनेगी। कभी भी 250 कर्मचारियों के संग एक घटना घटित नहीं होगी, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, चांसेस बहुत कम होते हैं। पर अगर किसी भी कर्मचारी के संग कुछ हो गया तो उसका फैमिली जीरो, लेकिन अगर मालिक दुनिया में नहीं रहा तो बेटा उस गद्दी पे बैठ जाएगा, अर्थात मालिक समय भी नहीं दे रहा तो पैसा बन रहा है। इस तरीके की आमदनी को हम कहते हैं पैसिव इनकम, अर्थात निष्क्रिय आय, अर्थात वो आमदनी जो आपके सोते हुए, जी हाँ आपने सही सुना, जो आपके सोते हुए भी आए, इस तरीके की आमदनी को हम कहते हैं पैसिव इनकम। तो स्वाति जी, आपको लगता है कि एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम का होना भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है सर। बिल्कुल जरूरी है। तो आइए मैं अब आपको बताता हूं कुछ कौन बनेगा करोड़पति के ऑप्शन में आज आपको देता हूं कि कैसे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। पैसिव इनकम जनरेट करने का पहला सूत्र इस दुनिया में जो जो आपको काम ना करने के बाद भी पैसा दे, वो है आप चाहे तो गायक बन जाइए, आप अपने गाने गाइए, अपनी ऑडियो सीडीज निकालिए, अपने ऑडियो सॉन्ग्स निकालिए, और ये सॉन्ग्स जितने लोग सुनेंगे आपको पैसा आता रहेगा। जैसे आज किशोर कुमार के परिवार को आ रहा है, आज मोहम्मद रफी के परिवार को आ रहा है, ऐसे कई गायक हैं जो दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनके परिवार को पैसा जा रहा है, क्योंकि जब जब आप उनको सुनते हैं उसका एक अमाउंट जो होता है वो कंपनी जो होती है उनके घर पहुंचाती है। तो स्वाति जी, आप एज अ सिंगर कैसी हैं? वेरी बैड सर। वेरी बैड है आप, ओके। और मैं आशा करता हूँ जितने यहाँ पर लोग हैं, जितनों को मैं देख पा रहा हूँ, अगर कोई हमारे बीच में गायक है तो आज मैंने उसको रास्ता दे दिया है, उसके लिए ये मीटिंग यहीं खत्म है। वो जाइए और गाना गाना शुरू करिए, अपनी सीडियां बनाइए और आगे भेजिए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे गायक नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपके सामने आ रहा है करोड़पति बनाने का, उसको कहते हैं साइंटिस्ट। आप चाहें तो कुछ आविष्कार कर दीजिए, जैसे किसी ने फोन बनाया था तो पैसा जा रहा है, किसी ने गोली बनाई थी, किसी ने बंदूक बनाया था, तो जब जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तब तब आपको पैसा जाता है। आज कोरोना का समय चल रहा है, कोई महामारी का समय चल रहा हो, आप उसका इंजेक्शन बना दीजिए, जब जब वो लोग उसका इंजेक्शन लगवाएंगे, आप दुनिया में ना भी रहोगे तब भी आपके परिवार को पैसा जाएगा। तो स्वाति जी, आप साइंटिस्ट बनने के बारे में आपका क्या विचार है? सॉरी सर। चलिए, साइंटिस्ट का भी ऑप्शन हट जाता है, तो तीसरे पे ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा है बुक राइटर, अर्थात आप कोई किताब लिख दीजिए, जब जब लोग आपकी किताब पढ़ेंगे तब तब आपको पैसा आएगा। जैसे आज चेतन भगत को आता है, ऐसे कई ऐसे राइटर्स हैं जो दुनिया में नहीं रहे, उनको पैसा जाता है। तो स्वाति जी, किताब लिखने के बारे में आपका विचार? अगेन वेरी बिग नो, वेरी बिग सॉरी टू ऑल ऑफ यू। मैडम, ऑप्शंस गिरते चले जा रहे हैं करोड़पति बनने के, पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। आगे चलते हैं। चौथा, आप चाहें तो कोई प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, उस प्रॉपर्टी को आप किराए पे लगा दीजिए, जब जब आपको उसका रेंट आएगा तब तब आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपको एक आमदनी आती रहेगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि रेंट जो आएगा वो 5% या 10% की ग्रोथ के संग सालाना आएगा, मतलब हर महीने नहीं बढ़ेगा। वो 5% की ग्रोथ या तो साल में लेगा या वो 10% की ग्रोथ साल में लेगा। और अगर आज के समय पे मैं बोलूं कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो कहे कि मेरे को अगर अमीर या मेरे को एक अच्छी आमदनी चाहिए, तो आज के समय पे घर के लिए खर्चों के लिए आदमी को 1 लाख रुपए महीना तो चाहिए ही चाहिए। और अगर उसके पास 1 लाख से ऊपर हो तो उसमें वो भरपूर ऐश कर सकता है। तो अगर आज के समय पे हम लोग कोई 35 लाख का मकान लें तो वो 10,000 रुपए किराए पे चढ़ेगा। और अगर मुझे 1 लाख की आमदनी चाहिए तो मेरे पास कम से कम ऐसे 10 मकान होने चाहिए, तो 3.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मेरे पास होनी चाहिए। तो स्वाति जी, कुछ इतना पैसा है अपने पास क्या? सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। आप स्टूडेंट हैं, ओके। सो हमारे पास ये चारों ऑप्शंस नहीं है पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, लेकिन अगर मैं फिर भी करना चाहता हूं तो एक ऑप्शन मैं अब आपके सामने देने जा रहा हूं। और यहीं से मैं स्वाति जी को म्यूट करता हूं। स्वाति जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरे संग कॉन्वर्सेशन करी। हम इस सेशन को आगे लेके जाएंगे और मैं आशा करता हूं आखिरी में कुछ सवाल आपके भी आएंगे, उनको भी मैं आंसर कर सकूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, चौथी इनकम इस दुनिया की उन लोगों के लिए इनकम जिनके पास ये चारों चीजें नहीं है और फिर भी वो करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, आप बन सकते हैं। एक ऐसी आमदनी पे आप जा सकते हैं जो आपके काम करने के बाद भी आए, लेकिन एक समय के बाद उस तरीके की आमदनी को हम कहते हैं एसेट बेस्ड इनकम, अर्थात ग्रोइंग एसेट बेस्ड इनकम, अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग। आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा और हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोग सोचें
कि नेटवर्क मार्केटिंग तो वो हो गया ना जी, जोड़ने जुड़ाने का काम, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम, और आदि आदि कई भ्रांतियां आपके अंदर हो सकती हैं। मैं आपकी बात को मानता हूं, पहले मैं भी यही सोचा करता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं तब सोचता था जब मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं था, पर जिस दिन मुझे इसके बारे में ज्ञान हुआ तब मुझे पता लगा कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहा था। मैं जो एक सही रास्ता था उसको गलत समझ रहा था, और यही वो रास्ता है जिसने इस दुनिया के एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति को, दुनिया के एक गरीब वर्ग के व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को इसी रास्ते ने इस दुनिया में, अगर आप देखें तो हर 7वां करोड़पति इसी माध्यम से होता है। जिस दिन मुझे ये चीज पता लगी, उस दिन से मैंने अपनी गलती को सुधारा, अपनी गलती को माना, और फिर मैंने लोगों को बताना शुरू करा, अपने ऊपर चीजों को एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा, और आज मैं उन्हीं चीजों से आपको साझा, आपको अवगत कराने जा रहा हूं। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं बात करूंगा इतिहास की, उसके बाद बात करूंगा आपके वर्तमान की, और उसके बाद बात करूंगा भविष्य की। 3 चीजों के बारे में आज मैं बात करूंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये सारी चीजें जो मैं बात करूंगा, आप जाके क्रॉस वेरीफाई करिएगा जरूर, इसको वेरीफाई करिएगा, इसके ऊपर आप चाहे रिसर्च करिएगा, इसके ऊपर आप कुछ भी करिएगा, आप ये चीजों को खरा मानेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन जो बनाई गई है ये काफी मेहनत और काफी रिसर्च के बाद बनी है। तो उसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत 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 बेनिफिशियल होने जा रही है आपके लिए। चलिए चलते हैं इतिहास में। इतिहास का वो दौर जब मानव जो था वो किसान हुआ करता था, आज से 7 से 10 हजार साल पहले, जब फैक्ट्रियां नहीं थी, मोटर गाड़ियां नहीं थी, जब ऐसे ऐशो आराम नहीं थे, ना एसी थे, ना टीवी थे, तब इंसान क्या करा करता था? इंसान अपनी रोटी रोजी चलाने के लिए खेती बाड़ी करा करता था। हम सब जानते हैं ये बात है आज से 7 से 10 हजार साल पहले। लेकिन कुछ चीजें जो हमें जानने की जरूरत है वो ये थी कि हर इंसान के अंदर कुछ काबिलियत हुआ करती थी, और जो काबिलियत उसके अंदर नहीं होती थी वो दूसरे से उधार लेता था। अर्थात अगर कोई गेहूं उगाता था तो दूसरे से चावल लेता था, और अगर कोई चावल उगाता था तो दूसरे से मुर्गी आदि सामान लिया करता था। इस तरीके की पद्धति को हमने इतिहास में नाम दिया, जिसको कहा बार्टर सिस्टम। आप सबने इतिहास में पढ़ा होगा अपने स्कूल कॉलेजेस में, बार्टर सिस्टम, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से सामान लेता था और उसकी वेज में उसको उतने ही मूल्य का सामान दे देता था। समय बदला, धीरे धीरे ये सामान को लेने देने की प्रक्रिया को बदला, और एक चीज जो थी वो समाज में आई, जिसको हमने कहा करेंसी, अर्थात कॉइन। ये कॉइन जब डेवलप हुआ तो इसका एक मूल्य निर्धारित किया मानव ने, और उसने बोला कि इसका ये मूल्य है, तो दूसरा व्यक्ति जब भी उसको सामान देगा तो वो उसको सिक्का देगा, और उतने मूल्य का सामान वो किसी से ले सकता है, जिसको आज के समय पे आप रुपया कहते हैं, यूरो कहते हैं, डॉलर कहते हैं, और आदि कई करेंसियों के नाम से जानते हैं। समय बदला, दौर आया सन 1760 से 1840 के बीच का, जब फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई यूरोप में। और जब फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई तो माल का प्रोडक्शन, माल का बनाने का तरीका एक तय सीमा से लोगों के घर तक पहुंचने लगा। आप भी जानते हैं शुरू में फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी, 1740 के बाद ये फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई। और उसके बाद क्या था? उसके बाद सामान देने का और सामान पहुंचाने का एक तौर, एक तरीका बनने लगा, और लोगों को कारोबार मिलने लगे, लोग किसानियत छोड़ के कुछ और करने लगे। उस तरीके की मार्केटिंग को, उस तरीके की लोगों तक सामान पहुंचाने की श्रृंखला को हम कहते थे, 2 भागों में बांटते थे। एक होती थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एक होती थी डायरेक्ट सेलिंग। राइट? अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है पहले हम इसको समझेंगे, और डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है हम इसको समझेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग इन दोनों चीजों में कंफ्यूज होते हैं। एक को तो कहते हैं कि इसका अस्तित्व है, लेकिन दूसरे को अस्तित्व मानने से इनकार कर देते हैं। अब मैं आज आपको उन चीजों के बारे में क्लियर करूंगा। हम सब जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है जब कोई कंपनी कोई माल बनाती है तो वो कई माध्यम से, कई बिचौलियों से होता होता आप तक आता है। अब इसी प्रक्रिया को दूसरा उल्टा लेके चलते हैं। आज के समय पे मान लीजिए आपको कोई नूडल चाहिए, तो नूडल कहां से लेंगे आप? कंपनी से तो नहीं लेंगे ना, नूडल लेंगे दुकानदार से। दुकानदार कहां से लाता होगा? दुकानदार भी कंपनी से तो नहीं लाता होगा। अगर कंपनी चेन्नई में और दुकानदार बैठा है आपका सोलन में, तो चेन्नई थोड़ी ना जाएगा एक नूडल को लेने के लिए, वो लेता होगा होलसेलर से, होलसेलर लेता होगा डिस्ट्रीब्यूटर से, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से, और ये पूरी प्रक्रिया चल के, और ये आखिरी आदमी कंपनी से लेता होगा। अगर 30 रुपए का सामान बनता होगा तो ये सारे लोग सामान रखने का पैसा तो लेते होंगे, मुनाफा तो इसी में से कमाते होंगे ना, जो आखिरी में आपको 100 रुपए का मिल रहा है। और एक चीज और देखी जाती है, हम में से ज्यादा तो लोग वो सामान लेते हैं जो हमें दिखाई देता है। दिखाई देता है मतलब किसी के द्वारा, जैसे टीवी के माध्यम से, या फिर कहीं पोस्टर लगा हो, कहीं उसका बैनर लगा हो। आपको क्या लगता है वो पोस्टर बैनर क्या फ्री में लगते हैं? एडवर्टीजमेंट फ्री में होती है। उसी सामान में से कुछ पैसा ये लोग भी खाते हैं। तो मतलब इस तरीके की प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसका बहुत प्रचार था और बहुत प्रचार भी हुआ, क्योंकि इसमें कई लोगों की रोटी रोजी चलने लगी। वहीं दूसरे तरीके की मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग,
डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, चलिए मैं आपको एक इस उदाहरण से दूंगा। आपने देखा होगा कभी कोई व्यक्ति आपके घर आता है और घर आके बोलता है कि बहन जी या सर, मैं कंबल लेके आया हूँ, मैं गद्दा लेके आया हूँ, मैं सूटकेस लेके आया हूँ, ये सामान आप मुझसे खरीदिए, मैं साड़ियां लेके आया हूँ। और वो आपके सामने उनकी क्वालिटी बताता है, उनको दिखाता है, उनके डेमो करता है, और आप जो होते हैं उनसे सामान खरीद लेते हैं। आपने कभी उस कंपनी का नाम नहीं सुना होता। इस तरीके की पद्धति को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, वो व्यक्ति कंपनी से सीधा सामान उठाता है, उसका ना कोई ऐड करता है, सिर्फ उसका मुंह से प्रचार करता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, और बाकी 30 रुपए का सामान वो 70 रुपए में दे देता है। 70 रुपए वो अपने टैलेंट के ले जाता है। यहां पर वो 70 रुपए में इतने लोग कमा रहे हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग जो होती है ये दो भागों में बंटती है। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की, ये दो भागों में बट रही है। पहला भाग होता है जिसको हम कहते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग, अर्थात सामान लिया इसने और सीधा कस्टमर को बेच दिया। इस तरीके की पद्धति को हमने कहा सिंगल लेवल मार्केटिंग, जिसमें कोई और बिचौलिया नहीं हुआ। दूसरे तरीके की पद्धति को हम कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, इस व्यक्ति ने सामान लिया कंपनी से और इसने इस ग्राहक को बेचा, और ग्राहक ने बोला कि भैया अगर मैं इसको आगे किसी को दूं तो मुझे कोई मार्जिन दोगे क्या? तो उसने उसको बोला कि देख 70 रुपए में ऐसा करो, 35 आप रखो, 35 मैं रखता हूं। इस तरीके की शेयरिंग को हमने कहा मल्टी लेवल मार्केटिंग। एक मैं आपको चीजें सूचना जरूर देना चाहूंगा कि आपके चैट बॉक्स पे एक मैसेज आया है जिसमें मेरा नंबर मेंशन है। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, इस लिंक से भी जुड़ सकते हैं। चलिए इस सेशन को आगे लेके चलते हैं। बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, दो तरीके की डायरेक्ट सेलिंग थी। बात करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की। बात करूंगा इतिहास की कि ये शुरू कहां से हुआ, ये चीज चली कैसे। आप सब जानते हैं कि हर विकसित देश, जो देश सबसे ज्यादा विकसित होता है तो वो विकास करने वाले देशों को कुछ ना कुछ सिखाता है। एक वक्त था भारत बहुत विकसित था और दूसरे देश जो थे वो विकास की दौड़ में थे। तब भारत ने लोगों को शून्य सिखाया, भारत ने धरती से ग्रहों की दूरियां बताई, भारत ने कई ऐसी चीजें दी, जैसे योग भारत ने दिया, आयुर्वेद भारत ने दिया, और दुनिया ने उससे सीखा। लेकिन अब चाहे आप इसको गुलामी का दौर कहें, चाहे आप इसको कुछ ऐसी पॉलिसीज का दौर कहें, अपनी अज्ञानता का दौर कहें, कि भारत जो था वो धीरे धीरे पिछड़ने लगा और बाकी देश जो थे वो हमसे आगे जाने लगे। और जब वो देश आगे जाने लगे तो होता क्या है कि एक विकसित देश बाकी देशों को सिखाता है। तो आज के समय पे अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो काफी विकसित देशों में गिना जाता है। और कहीं ना कहीं आप देखो टेक्नोलॉजी के बारे में, कहीं देखो आप हवाई जहाजों के बारे में, कई चीजों के बारे में देखो तो वो कई देशों से आगे है और कई देश उनसे सीखते हैं। तो भारत ने भी उनसे सीखा, और सीखने में कोई गलती नहीं। आप अपने से विकसित देशों से सीखिए, कबूल करिए अपनी गलती को, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। बात करते हैं आज के समय पे आप कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं, वो भी एक कंसेप्ट है यूएस का। आप बिग बॉस देखते हैं, वो भी एक कंसेप्ट है यूएस का। ऐसे कई धारावाहिक भी कंसेप्ट है यूएस का। तो डायरेक्ट सेलिंग की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई सन 1886 में। एक यूएस बेस्ड कंपनी ने लोगों के घर घर जाके एक परफ्यूम प्रोडक्ट का प्रचार करना शुरू करा। वो कंपनी आज भी है, और इस कंपनी ने जब ये काम करा तो उसका काफी अच्छा ग्रोथ मिली और नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई। देखा देख यूएस की सरकार ने सन 1910 में, अगर आप सालों के बीच का फर्क देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 24 साल का अंतर है। 24 साल बाद यूएस की सरकार ने उसके ऊपर एक गवर्निंग बॉडी बनाई जिसने उसको कंट्रोल करना शुरू करा और उसके ऊपर ये देखना शुरू करा कि वो किसी भी प्रकार से लोगों के संग धोखाधड़ी ना कर सके। क्योंकि एक अच्छी चीज चलती है तो कई कंपनियों ने उसको फॉलो करना शुरू करा। लेकिन 1930 में यूएस में इमरजेंसी होने के कारण वहां पर लोगों ने घर घर जाके बिजनेस दिखाना शुरू करा, और उस तरीके की पद्धति को हमने कहा द पार्टी प्लान। चीजें आगे बढ़ी। उसके बाद सन 1950-51 का ये वो दौर था जब एक मल्टीनेशनल कंपनी यूएस की मार्केट में दाखिल हुई और उसने अलग तरीके से काम करा। उसने काम कैसे करा, उसने घर घर जाके लोगों को कुछ डेमो दिखाने शुरू करे। अब ये डिमॉन्स्ट्रेशन शब्द मैं मानता हूं, मैं ये जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग नहीं समझते होंगे, तो इसको मैं एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहूंगा जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। आप सबने देखा होगा टीवी में एक फिल्म एक्टर आता है, वो पेड़ पे टंगे हुए एक कोट को पहनता है और बोलता है देखो जी मैं बन गया डॉक्टर, अब आपको बताता हूं कि कैसे जो है आपको मंजन इस्तेमाल करना है। उसके बाद वो मंजन को उठाता है, वो एक सीप पे, उसको सीप जो सागर में पाई जाती है, सी शेल जिसको हम कहते हैं, उस पर रगड़ता है। उसके बाद उसको ग्लास में डालता है। एक सीप में लिक्विड जो होता है उसको खराब कर चुका होता है और एक सीप के लिक्विड से कुछ भी नहीं होता सीप को। तो वो कहता है जी ये मंजन इस्तेमाल करिए।
उसने ना इंग्रेडिएंट्स बताए, ना कॉम्पोजिशन बताया, सिर्फ उसको एक डेमो दिखाया। इस तरीके की पद्धति को हम डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं। ये पहली बार शुरू हुआ सन 50-51 के समय पे, और इससे उस कंपनी को इतना 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 बड़ा कारोबार बढ़ा उसका कि बाकी कंपनियों ने उसको फॉलो करना शुरू करा। वक्त बदला, और ये वक्त था सन 1990-91 का, जब भारत एक काली तार से पूरे देश से जुड़ गया, पूरी दुनिया से जुड़ गया। ये वक्त था इंटरनेट क्रांति का। हम सब जानते हैं पहले का समय था, लोग जो थे वो अपने घोड़सवार राजा महाराजा बेचा करते थे सूचना देने और सूचना लेने। फिर समय आया, लोग बोतलों में चिट्ठियां रखा करते थे, कबूतर उड़ाया करते थे, बाज उड़ाया करते थे और लोगों तक संदेश पहुंचाया करते थे। फिर समय बदला, एक समय ऐसा आया कि लोग चिट्ठियां लिखा करते थे, पोस्टमैन डाकिया आया करता था। समय बदला, फिर ईमेल आई, ईमेल से आज के समय पे फिर व्हाट्सएप आया। उसके बाद आज तो हम बात भी नहीं करते, कुछ लिखते भी नहीं है, मन करता है किसी से बात करने का तो हर 15 मिनट बाद उसको फोन करके पूछ लेते हैं कि भाई साहब क्या कर रहे हो। ये समय का बदलाव है, और ये समय का बदलाव मुमकिन हुआ इंटरनेट से। आज भी देखिए, मैं कहाँ बैठा हूँ और आप सब कहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे तक अपने विचार को पहुंचा पा रहे हैं और एक दूसरे से चीजों को साझा कर पा रहे हैं। ये दौर है इंटरनेट का। तो जब इंटरनेट का दौर आया तो क्या हुआ, दुनिया ने एक दूसरे से सीखा, कई अच्छी चीजें दुनिया ने ली। और उस समय एक चीज और हुआ करती थी इंटरनेट का समय, कि भारत में लॉटरियां चला करती थी। अगर आपको याद होगा, 90-91 का वो दौर था कि हर स्टेट में एक लॉटरी करके शब्द, एक लॉटरी करके कंसेप्ट चला करता था, जिसमें एक व्यक्ति विजेता होते थे और कई लोग पैसा खोते थे। और सरकार जो थी वो इससे काफी नाखुश थी और लॉटरियों को बंद कर रही थी। ये वो दौर था, अगर आपको याद हो। उसी दौर में एक कंपनी भारत में आई, वो स्वीडन बेस्ड कंपनी थी, और जब वो मार्केट के अंदर एंटर हुई नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, तो उसमें कई लोगों ने अपने आप को जोड़ा। लेकिन संग बाय संग ये लॉटरी के जो मालिक थे, इनको दिखा जब भारत सरकार सब कुछ बंद कर रही है, तो इन्होंने वही पैसा घुमाने का खेल इस माध्यम से भी शुरू करा। तो मैं मानता हूं ये वो वक्त था जब ऐसा कुछ हुआ। लेकिन आप भी जानते हो, जब एक नया पेड़, नया पौधा आप अपने घर पे लगाते हो, तो उसके संग कई झाड़ फूस उग जाती हैं। लेकिन जब वो पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है और आपका उसके ऊपर क्या कहते हैं, रुचि पैदा हो चुकी होती है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हो। आसपास के जितने भी घास फूस जो कि नुकसानदायक है, आप उनको हटाते चले जाते हो। यही हुआ। भारत सरकार को सन 2015 में एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें बोला गया कि अगर इस इंडस्ट्री को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इस इंडस्ट्री ने अब तक 75 बिलियन का कारोबार करा है। अगर इसको आप अपना सपोर्ट देंगे तो ये इंडस्ट्री इतनी पोटेंशियल है, इतना बढ़िया रास्ता है कि ये कम से कम नहीं तो 645 बिलियन का काम करेगी। और हुआ भी वही। सन 9 सितंबर 2015 को भारत सरकार ने मिनिस्ट्री कंज्यूमर अफेयर से डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन इशू करी, जहां पर यह बताया गया कि एक जेन्युइन कंपनी क्या है, और जो कंपनियां इसको फॉलो नहीं करती उसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू करा। और ऐसी कंपनियां जो मार्केट में थी वो धीरे धीरे या तो बंद होने लगी, या उनका जो सीमा थी चलने की वो कम होने लगी। और अगर आज की बात करूं तो आज सबसे सुनहरा वक्त है। ये वो सुनहरा वक्त है डायरेक्ट सेलिंग का, जो कई जगहों पे कई लोगों को अमीर बनाता चला जा रहा है। जैसे एक वक्त था, सुनहरा वक्त था प्रॉपर्टी सेलिंग का, एक सुनहरा वक्त था मोबाइल का, एक सुनहरा वक्त था कैलकुलेटर का, एक सुनहरा वक्त था लैपटॉप का। आज सबसे सुनहरा वक्त है नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि भारत सरकार के ऊपर इसके निर्देश आ चुके हैं। आइए मैं अब आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहूंगा, एक ऐसे व्यक्ति के आपको चीजें बताना चाहूंगा। भारत सरकार के एक व्यक्ति हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर क्या कह रहे हैं, उनको बड़े ध्यान से सुनिए। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये व्यक्ति मिनिस्टर हैं, ये व्यक्ति, और वो भी उस पार्टी के मिनिस्टर हैं जिनकी आज के समय पे सरकार है। तो ये पब्लिक मंच से क्या कह रहे हैं, इनको ध्यान से सुनिए। इनकी ये जो इनका इस समय जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, जो एक भाषण है इनका, ये मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ये अप्रोक्सीमेटली आपके सामने मैं 20 से 25 सेकंड चलाऊंगा, क्योंकि ये अंग्रेजी में है और मैं इसका अनुवाद हिंदी में आपको करके बताऊंगा। लेकिन आप सुन लें कि वो व्यक्ति क्या कह रहे हैं, आप ध्यान से समझ पाएंगे। और जो शख्स मैं आपके सामने आज दिखाना चाहूंगा, उनका नाम है श्री अनुराग ठाकुर। और अनुराग ठाकुर जी के बारे में आप जानते ही हैं, ये अगेन भारत सरकार के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और क्या कह रहे हैं, इनको बहुत ध्यान से सुनिए आप। Our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this is
that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our. आपने सुना इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला कि भारत सरकार को अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, अगर उस चीज को हिट करना है तो इनको ये करना पड़ेगा। इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि इंडस्ट्री कितना बड़ा कर रही है। इन्होंने ये भी बताया, डेटा बताया कि इतने सारे यूथ, इतनी सारी महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। अब आप सोचिए, भारत सरकार का पार्लियामेंट का व्यक्ति एक मंच पे खड़ा होके एविडेंस के साथ ये बात कर रहा हो तो इंडस्ट्री जेन्युइन है या नहीं है, ये आपको सोचने की जरूरत है। तो चलिए आज मैं आपको और लोगों से मिलाता हूँ, उन लोगों से मिलाता हूं जो विश्व में बड़े लोग हैं, जो इस विश्व को है एक सही रास्ता दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं और उनके कथन पे ही ये विश्व चलता है। आइए मैं अब आपको उनसे मिलाता हूं। मैं मिला रहा हूं अब आपको फेमस पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आपको बताएंगी कि ये इंडस्ट्री में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए, जो सबसे पहला नाम आपके समक्ष है, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये दुनिया के पहले सिटीजन हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। मतलब हम सब सिटीजन हैं, लेकिन ये दुनिया के पहले सिटीजन माने जाते हैं। ये भी राष्ट्रपति बनने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग किया करते थे। आप देखिए इनके क्या ऊपर आपको कमेंट्स दिखेंगे जिसमें इन्होंने कहा ये बात कि अगर मैं अपनी राय रखूं तो अगर मैं सब कुछ खो दूं और दोबारा जिंदगी शुरुआत करना चाहूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करना पसंद करूंगा और उसके संग काम करूंगा। काफी कम लोग ये बात जानते हैं कि उनके पानी के जहाज भी हुआ करते थे। इसके साथ अगर आप बात करें रॉबर्ट ई कियोसाकी की, ये बेस्ट सेलर हैं वर्ल्ड के और इनकी कई किताबें कई लोग पढ़ चुके हैं। ये भी कहते हैं कि वाकई कुछ सीखना चाहते हो, अमीर कैसे बने, तो नेटवर्क बनाना सीख जाओ। यूएस के जो आज से कुछ साल पहले के जो प्रेसिडेंट रहे बिल क्लिंटन, इन्होंने भी अपने दौर पे इस इंडस्ट्री को बहुत सराहा और आज भी जब ये कहीं काम नहीं कर रहे तब भी एक नेटवर्क मार्केटिंग के संग ये लगे हुए हैं, उसके संग ये काम कर रहे हैं। बात करते हैं टोनी ब्लेयर की। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ग्रेट ब्रिटेन के। आप इनके शब्द देख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जब मेरा राज था, जिस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तब कहते थे कि मेरी इकोनॉमी को काफी सहारा दिया इस इंडस्ट्री ने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये तो हमारे देश के हैं, ये भी कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है 21 सेंचुरी का और हर व्यक्ति को इसको ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा बिल गेट्स, जो कंप्यूटर, जिनके आपके पास कंप्यूटर्स आते हैं, आज आप नोकिया का फोन इस्तेमाल करते हैं, ये उसके मालिक हैं। ये भी कहते हैं कि अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाए और दोबारा मुझे चीजें शुरू करनी पड़े तो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से करूंगा। वॉरेन बफेट, दुनिया के टॉप 7 करोड़पतियों में से व्यक्ति आने वाला, भी यही कहता है। आर्ट जॉन भी ये कहता है। जिम रॉन, एंटोनियो रॉबिन्सन, जो एक व्यक्ति को सिखाने का 1 करोड़ रुपए दिन का लेते हैं, वो भी ये कहते हैं। ब्रायन ट्रेसी, लेस ब्राउन, रैंडी रेज, स्टीफन कॉवी, ये वो शख्सियत हैं जो दुनिया को गवर्न करते हैं, जो दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं, जिनके कहत अनुसार दुनिया आगे चलती चली जाती है। वो सब कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपना भविष्य बनाइए, नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाइए। आप इसमें बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति, एक गरीब वर्ग का व्यक्ति अगर ढंग तरीके से काम करे तो वो जल्दी से जल्दी लखपति और करोड़पति बन सकता है। आइए अब मैं आपको उन लोगों से बनाना चाहूंगा जो इस सेक्टर से आमदनी कमाते हैं। और ये वो डेटा है जिसमें ये बताया गया है कि टॉप 7 इस इंडस्ट्री से साल का पैसा बनाने वाले कितना पैसा बनाते हैं। ये टॉप 7 की दौड़ में आप देखेंगे, ये वो नाम है जो कि अगर आप देखें, पहला है इग्नोर एल्बर्ट्स और एंड्रिया सिम्बालान, ये नीदरलैंड और इटली से आते हैं। ये इनकी सालाना आमदनी है और आप देखें ये डॉलर में है। अगर इसको मैं भारत के 76 रुपए से मल्टीप्लाई करूं तो आप पाएंगे ये 190 करोड़ रुपए सालाना बनाते हैं। जी हाँ, 190 करोड़ रुपए। चाहे तो इस अंक को नोट कर लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कैलकुलेटर भी आपका बताने लग जाएगा आपको। ठीक है, यूएसए से, जर्मनी से, ये सारे देशों से लोग कर रहे हैं। सबसे कमाल की बात है, ये वो देश हैं जो कि भारत के एक राज्य के बराबर हैं, वहां पर लोग इतना पैसा बना रहे हैं और हमने कभी इस चीज को ध्यान से देखा ही नहीं, क्योंकि हमारा मानना क्या है कि सबसे समझदार कौन? मैं। और आज के समय पे सबसे ज्यादा ग्रसित कौन व्यक्ति है? जो सबसे ज्यादा समझदार अपने आप को समझता था, वो सबसे ज्यादा ग्रसित व्यक्ति है। तो सबसे बड़ी बात, ये देश के लोग अगर इतना बना सकते हैं तो अगर भारतीय ठान ले तो क्या से क्या कर जाएंगे। ये वो चीजें हैं जो मैंने आपके सामने सब दिखाई। अब मैं बात करता हूँ उस शख्स की
जिसकी दुनिया मानती है, और चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बाटा हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो कोई भी करोड़पति परिवार से आता हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो इसकी बातों को नकार ही नहीं सकता। इसका नाम है जे पॉल गेट्टी, और ये दुनिया का एक प्रैक्टिकल अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने प्रैक्टिकल अर्थात अपने आप को अपने ही सिद्धांतों पे रखा, साबित किया, और आज दुनिया इसकी मानती है। क्या सिद्धांत दिए थे जे पॉल गेट्टी ने? ये 4 सिद्धांत थे, ये 4 गोल्डन रूल्स जे पॉल गेट्टी के दिए थे। पहला इन्होंने बताया था कि नौकरी और प्रोफेशन से कोई व्यक्ति भी अमीर नहीं बन सकता। अमीर से मतलब क्या है? आज का अमीर नहीं, आंखें बंद हुई उसके बाद भी पैसा आ रहा है। एक होता है पैसा आना और एक होता है निरंतर पैसा आना, दोनों में बहुत फर्क है। एक होता है पैसा आना, आज आपको 1 लाख मिल गया, किस्मत है, काम हो गया। एक होता है निरंतर लाख आना। तो इन्होंने क्या बोला? आप निरंतर अमीर बने नहीं रह सकते। अगर आपको निरंतर अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। अब व्यापार किस में करना पड़ेगा? व्यापार उन चीजों में करना पड़ेगा जो आदमी के पैदा होने से आदमी के मरने तक की उसकी डेली रिक्वायरमेंट है, जिसको हम कहते हैं FMCG। प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं में अगर आप व्यापार करेंगे तो आप करोड़पति बन सकेंगे। यही कारण था कि टाटा ट्रक बनाता बनाता नमक बेचने लगा, रिलायंस रिफाइनरी चलाता चलाता रिटेल स्टोर पे आ गया। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा था कि आपकी सफलता में अगर सिर्फ आपकी शक्तियां ही इस्तेमाल हो रही हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, आपकी सफलता में अगर सिर्फ आपकी शक्तियां ही इस्तेमाल हो रही है तो आप करोड़पति नहीं बन सकते। अगर आपको अमीर बनना है तो दूसरों की शक्तियों को अपने में सम्मिलित करना पड़ेगा। अब इसका एक उदाहरण देता हूं, 2 उदाहरण दूंगा, एक अपने देश का, एक विदेशी का। सबसे पहला उदाहरण देता हूं अपने देश के रामदेव बाबा का। आप सब जानते हैं रामदेव जी को आज से 5 से 6 साल पहले ले जाइए, क्या थे वो, किस पे चला करते थे, उनका वाहन क्या था? साइकिल। आज भी देखेंगे बालकृष्ण और रामदेव जी साइकिल पे दिखेंगे आपको, उनकी पुरानी फोटो। वो साइकिल पे चल के सिर्फ 5 से 7 साल बाद इतनी जल्दी अमीर कैसे बने? कभी सोचा इस बात को? नहीं सोचा ना। वो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने दूसरे की शक्तियों को अपने में सम्मिलित करा। क्या योग भारत में पहले नहीं था? था, बहुत शुरू से था। पर उन्होंने क्या करा? उन्होंने योग का प्रचार करा, लोग योग से जुड़े, और योग से उन्होंने बोला जी मेरे एलोवेरा को, मेरे आंवलों का इस्तेमाल करें, पतंजलि का उत्पाद इस्तेमाल करें। लोग योग करते थे और एलोवेरा पीते थे पतंजलि का। बताइए करोड़पति बनेंगे नहीं बनेंगे? वो हर चीज पे आप देखिए, वो स्वदेशी बोलते थे तो पतंजलि, मतलब अपना प्रचार, अपने समान का प्रचार। उन्होंने दूसरे की शक्ति में को अपनी शक्ति में इन्वॉल्व करा, लोगों ने उनका प्रचार करना शुरू कर दिया। आज वो साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, कार से हवाई जहाज, एक कुटिया से सीधा वो महल पे पहुंच गए। उनके अपने पानी के टापू, उनके अपने टापू हैं सागर में। वो कैसे पहुंचे? उन्होंने ऐसे ही पहुंचे कि उन्होंने दूसरे की शक्तियों को अपनी शक्ति में इस्तेमाल करा। मैं ऐसे शख्स को सल्यूट करता हूं। ये एक सिद्धांत है, हम सबको सीखना चाहिए कि ऐसे भी करके आदमी आगे विकसित होता चला जाता है। अब मैं बात करता हूं एक विदेशी की। आप जानते हैं मार्क ज़ुकरबर्ग, नाम सुना है आपने? आप में से अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, उसका नाम हो सकता है नहीं जानते हो, लेकिन उसकी चीजों को आप इस्तेमाल करते हैं। आप उसका फेसबुक चलाते हो, आप उसका व्हाट्सएप चलाते हो। उसमें जान कौन डालता है? आप। उसमें चैटिंग कौन करता है? आप। उसको नेट पैक कौन देता है, सांसें कौन देता है? आप। और पैसा किसके पास जाता है? उस लड़के के पास जो कि आज के समय पे 40 साल से कम की उम्र है जिसकी, और दुनिया का करोड़पतियों में आता है वो व्यक्ति। उसने क्या करा? दूसरे की शक्तियों को अपनी शक्ति में सम्मिलित कर दिया। इस तरीके की पद्धति को कहते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। अगर आपको करोड़पति बनना है तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन तो करना पड़ेगा। और चौथा अहम पॉइंट जो जे पॉल गेट्टी ने दिया था वो ये दिया था कि एक आदमी से 100% काम कराने से बेहतर है 100 आदमियों से 1-1% काम कर लो। क्योंकि एक आदमी को बुखार आ गया तो वो काम बंद हो जाएगा, लेकिन 100 आदमियों में से अगर 20 को भी बुखार आएगा तो 80% काम फिर भी होता चला जाएगा। इसको कहते हैं पावर ऑफ नेटवर्किंग। तो पावर ऑफ नेटवर्किंग अगर आपको जाननी है, आपको अब लगता है कि हाँ मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आपको लगता है मैं अच्छा गायक नहीं हूं, मैं अच्छा साइंटिस्ट आविष्कारक, मैं अच्छा, आपको लगता है कि हाँ मेरे पास ना अच्छे पैसे हैं, ना मैं अच्छा गायक हूं, ना मैं अच्छा आविष्कारक हूं,
ना मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो कि मुझे पुश्तैनी मिली हो जिससे कि मैं सोऊं तब भी मेरे को पैसा आए, ना मेरे पास भरपूर पैसा है, लेकिन फिर भी मैं एक आजादी का जीवन जीना चाहता हूं, मैं एक सुरक्षा का जीवन जीना चाहता हूं, मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जिसमें मेरे साथ भी और मेरे बाद भी आमदनी आती चली जाए, हर बार मेरे परिवार को जीरो से शुरू ना करना पड़े, मेरी पुश्त जो है वो प्लस में आ जाए। तो आज मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, वो ऑप्शन, वो सॉल्यूशन ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको अमीर बनने का। अगर वो भी तब, अगर आसान तब लगेगा आपको अगर आप अपना दिमाग खोल के इस स्क्रीन पे देखेंगे। अगर अभी भी आप पंखे को साइड में बंदे को समझा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, आराम से लेटे हुए हैं, समझ नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा। दिमाग को खोलिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वक्त दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो तैयार हो जाइए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप समृद्ध बनना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन जो मैं आपको अब दे रहा हूं उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज। ये इस कंपनी के मालिक है और इन्होंने इस कंपनी को शुरुआत की थी आज से अप्रोक्सीमेटली 16 साल पहले। इस कंपनी की ये ग्रोथ रेट है, अगर आप देखें तो जब ये कंपनी शुरू हुई थी 2004-2005 में, तब ये 5 करोड़ का टर्नओवर करा करती थी। आज 2018-19 में ये 1850 करोड़ का सालाना टर्नओवर करती है। 5 करोड़ से 1850 करोड़ मात्र 16 साल में। ऐसा क्या करते हैं ये, सोचिए। 135% की दर से तो ये कंपनी 2014 तक बढ़ी और आज ये कम से कम 80% की दर से बढ़ रही है। इनको ये सारे पुरस्कार मिलते हैं जो कि भारत सरकार से, और आज ये कंपनी 6 से ज्यादा देशों में, तो वहां से ये पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। ये सारे सर्टिफिकेट आपको वो शख्स दे देगा जिसने आपको यहाँ इनवाइट किया है, वो आपसे साझा कर देगा। ये डील करते हैं कई उत्पाद पे। जैसे मैंने कहा था, जे पॉल गेट्टी ने क्या बोला था, वो उत्पादों पे डील करो जो आदमी के पैदा होने से उसके मरने तक डेली वो इस्तेमाल करता है। तो ये पहला उत्पादों पे डील करते हैं जिनको हम कहते हैं सप्लीमेंट, अर्थात न्यूट्रिशन पे। हम सब जानते हैं आज के समय पे खाना पीना हमें शुद्ध नहीं मिल पा रहा, और जो हम खा पा रहे हैं वो भी लिमिटेड है। पहले राजा महाराजा कभी भी बीमार नहीं होते थे क्योंकि वो 56 भोग खाया करते थे, 56 तरीके के व्यंजन उसके थाली में हुआ करते थे। आजकल हम 56 भोग के गोलगप्पे खाते हैं। 56 भोग मतलब इस तरीके के व्यंजन, इस तरीके के न्यूट्रिशन हमारे खाने में होगा तो हम लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और आज देखिए, कोरोना से मरने वाले भी वही लोग हैं जिनकी प्रतिरोधक शक्ति कमजोर है, उनके शरीर में न्यूट्रिशन ही नहीं है। तो वो ना तो दूध ले रहे हैं, दूध की जगह कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या ऐसी चीजें पी रहे हैं जो उनके शरीरों को कमजोर करती चली जा रही है। हम दवाई नहीं देते, हम न्यूट्रिशन देते हैं। न्यूट्रिशन मतलब सप्लीमेंट देते हैं हम आपको। जैसे घर में सेंधा नमक आता है और आयोडीन नमक आता है, आप आयोडीन नमक का हर घर आज इस्तेमाल कर रहा है, तो आयोडीन एक सप्लीमेंट है और कुछ नहीं, जो आपके शरीर को कहीं ना कहीं बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा हम डील करते हैं पर्सनल केयर पे, जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल होने वाले सामान को जो अपने चेहरे पे, अपने बालों पे, अपने गालों पे इस्तेमाल करता है, ये सारे उत्पाद हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम उत्पाद देते हैं जो कृषि में है, जो स्वास्थ्यवर्धक आहार पूरक है, जो मौखिक देखभाल है, एयर प्यूरिफायर है, आयुस्तांते हैं, वाटर प्यूरिफायर है, जो कॉस्मेटिक महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, घर में साफ सफाई के कीटाणुनाशक आप इस्तेमाल करते हो वो भी देते हैं। ऐसे करके कई सामान हम आपको देते हैं, आटा, दाल, चावल, ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे माध्यम से लोगों तक आप खरीद सकते हैं। ये वो सारे सामान हैं जो आप किसी ना किसी ब्रांड का खरीदते हो। आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो रोज उठ के मंजन नहीं करता, जो नहाता नहीं है, जो साबुन इस्तेमाल नहीं करता, जो शैम्पू इस्तेमाल नहीं करता, जो ये सारी चीजें इस्तेमाल नहीं करता, वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं होता, घर में पोछा नहीं लगता, घर में खाना बनने के लिए तेल नहीं लगता, सबके घर में लगता है। और अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी आमदनी का 30%, 20 से 30% इसमें खर्च हो जाता है, जो कभी वापस नहीं आता। साबुन से नहा लेते हो, उसकी झाग नाली में बह जाती है, खत्म। हर महीने लेके आते हो और पता नहीं आप ला रहे हो, आपके पूर्वज ला रहे हैं, और आपकी आने वाली पुश्तें भी लाएंगी। पर एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा कि अगर वही खर्चा आपकी आमदनी का स्रोत बन जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, नहीं रहेगा? मैं आज आपको उसी आमदनी के स्रोत के बारे में बता रहा हूं कि वो आपकी आमदनी का स्रोत कैसे बन सकता है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना। मैं फिर वही बोलूंगा, इधर उधर पंखे को देख के कुछ नहीं होगा। पंखे के ऊपर आप देखोगे सीमेंट भी कच्चा होता चला जा रहा है। तो आज अगर सीमेंट को पक्का करना है तो ध्यान से देखिए सेशन को, स्क्रीन पे ध्यान रखिए। जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। अब ये सारा सामान आप मार्केट से लेके आते हो और आप सब जानते हो कि उसको आप तक पहुंचाने में इतने बिचौलिए जो उससे पैसा बनाते हैं। अगर ये पैसा जो यहाँ बट रहा है ये आपकी जेब में वापस आ जाए तो कैसा रहेगा? रहेगा ना बढ़िया। तो कैसे करेंगे? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये स्क्रीन पे देखिएगा, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और कर्सर आपको दिख रहा होगा।
इसमें मैंने कुछ उत्पाद लिखे हैं और ये सारे उत्पाद मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा और आप मेरे को बताना कि क्या ये घर में इस्तेमाल होते हैं नहीं होते। आप हाँ बोलते जाओगे, मुझे सुनाई देता जाएगा, मैं समझता जाऊंगा, आपके चेहरे को मैं देख पा रहा हूँ। सवाल, ओके, उत्पाद, जो उत्पाद आप इस्तेमाल करते हो जैसे टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ वॉश, शेविंग क्रीम, शेविंग बाम, हैंड वॉश, साबुन, कंडीशनर, हेयर स्पा, बॉडी वॉश, बॉडी पॉलिश, बॉडी लोशन, बालों का तेल, बालों का जेल, डीओ, परफ्यूम, टेल्कम, क्रीम, कॉस्मेटिक उत्पाद जैसे लिपस्टिक, नेल पॉलिश आदि, सैनिटरी नैपकिन, मेंस ग्रूमिंग रेंज, चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक, ब्रेकफास्ट सीरियल, खाने पकाने का तेल, चॉकलेट, आहार पूरक, बच्चे बड़ों के लिए न्यूट्रिशन, कपड़े बर्तन धोने के लिए प्राकृतिक पदार्थ, टॉयलेट व साफ सफाई के लिए कीटाणुनाशक क्लीनर और प्रतिदिन होने वाले इस्तेमाल में उत्पाद। क्या ये सामान हमारे घर पे लगता है नहीं लगता? जी हाँ लगता है। देख, मैंने कहा था ना आपके घर पे लगता है, लगता है। अब अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं आपका परिवार है 4 से 5 जनों का, या हो सकता है आप भाई साहब अकेले हो, मैडम आप हो सकती हैं आप जो हो वो अपने पेरेंट के संग रह रहे हो, तो 3 जनों का परिवार है। अगर मोटे तौर पे बात करूं तो अगर कोई बंदा 3 से 4 जनों के परिवार में रहता है, उसका 3200 से 3300 रुपए का खर्चा आता है इसमें। कोई बंदा अकेला रहता है तो उसका 1000 रुपए आता है। कोई बंदा जो है वो 2 जनों का परिवार है, हो सकता है उसका 2000 आता हो, पर खर्चा तो है। और कब से हो रहा है? जब से पैदा हुए हो। कब तक होगा? जब तक भाई साहब नहाते रहोगे, क्योंकि उसके बाद तो दुनिया ही नहलाएगी फिर। समझ रहे हैं आप मेरा मतलब? सो ये तो होना ही होना है। अब यही सामान मान लेते हैं 3200 रुपए का मेरा खर्चा है और 3200 का सामान मैं दुकानदार से लाता हूं, तो दुकानदार तो होलसेलर से उठाता होगा ना, होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूटर पकड़वाता होगा, डिस्ट्रीब्यूटर को स्टॉकिस्ट देता होगा, स्टॉकिस्ट सुपर स्टॉकिस्ट से लेता होगा, वो C&F वेयर हाउस, मतलब इतने लोग पैसा बना रहे हैं, इतने लोग 3200 में से पैसा तो बना रहे हैं। अगर ये पैसा मेरी जेब में आ जाए तो कैसा रहेगा? जैसे कि अगर मैं 3200 का सामान दुकानदार से लेता हूं तो दुकानदार मुझे पक्का बिल देता है? नहीं देता, अधिकतर नहीं देते। मनी बैक गारंटी देता है, प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट देता है। अच्छा, साबुन में से सोने का सिक्का निकला? कोई नहीं निकला। उनके तो घर बन गए, हमारे घर जो है वो बेचारे हम लोग रेंट नहीं दे पा रहे। इसके अलावा जीवन में कोई बदलाव नहीं। यही सामान हम अगर मॉल से ले लेंगे, चलो पक्का बिल तो मिल जाएगा, बाकी चीजें नहीं मिलती। लेकिन अगर यही चीजें आप हमारी दुकान से लेते हैं, हमारे ब्रांड का लेंगे जो कि सस्ता है और उच्चतम क्वालिटी का है, उसको अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3200 रुपए में, ध्यान से सुनिएगा, 3200 रुपए में 3840 का माल मिल जाता है। अब अगर दुकानदार पे जाते हो तो 3200 देते हो तो कितने रुपए का सामान पकड़ाता है? अच्छा चलो 1000 रुपए देते हो, कितने रुपए का सामान देता है? 1000 का ही तो देगा। यहाँ पर अगर आपको 3200 रुपए में 3840 का मिल गया तो हो गया ना 300 रुपए का प्रॉफिट, प्लस माइनस 50-60 मान लेते हैं। 320 का सामान फ्री देगा, खाते में 90 रुपए कैशबैक देगा जैसे गैस की सब्सिडी आती है, और 4 महीने लगातार लोगे तो 5वें महीने का कोई भी 3000 मैक्सिमम MRP जिसकी DP 2500 है, वो सामान मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अब बताओ, तो ये क्यों मुफ्त दे पा रहे हैं? क्योंकि ये पैसा वो यहाँ बांट ही नहीं रहे, वो यहाँ आपकी जेब में आ रहा है, तो आपका बेनिफिट हो गया नहीं हो गया? अब अगर आप सामान इस्तेमाल करोगे तो बखूबी आपको सामान अच्छा लगेगा। भाई जो कंपनी का टर्नओवर 1850 करोड़ का सालाना है उसका सामान, और वो जो 6 देशों में है, क्या उसका सामान अच्छा नहीं होगा? होगा अच्छा। कैसे नहीं लगेगा जब इतना बड़ा टर्नओवर हो रहा है? तो आपको सामान अच्छा लगेगा। अब आपको सामान अच्छा लगता है और यहीं से व्यापार शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? बताओ, आपके नहाने वाला साबुन ही आपको करोड़पति बना दे तो कैसा रहेगा? आपका शैम्पू आपको अमीर बना दे तो कैसा रहेगा? वो यूं रहेगा कि इस काम को करने के लिए आपके अंदर 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, आप एक अच्छे सलाहकार या एक अच्छे, जिसको हम कहते हैं ना राय देने वाले व्यक्ति हो। आप में से कई लोगों ने कभी अपने दोस्तों को राय दी होगी, चाहे आपके पास साइकिल रही होगी तो आपने उसको बोला होगा कि मर्सिडीज खरीद ले, ठीक है जी। कभी आपने किसी क्रिकेटर को राय दे दी होगी कि उसको बॉल को ऐसे उठाना चाहिए था। राय देने में तो भारतीय सबसे आगे है, कुछ करे ना करे हम राय देने में तो एक्सपर्ट है। तो अगर आप अच्छी राय दे सकते हो तो आप यहाँ पर सफल हो सकते हो। दूसरा, आप मानते हो कि कर्म मैं करूं और फल ईश्वर देगा, अगर आपकी ये भावना है तो भी आप यहाँ पर सफल हो सकते हो। हाँ, जो व्यक्ति कर्महीन है, जो मानता है कि जी कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही रोटी आती रहेगी, अपने आप ही आ सकती है, तो वैसे वो कुछ नहीं कर पाता। तो यहाँ पर अगर आप कर्मठ हैं, कर्म करने वाले हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो यहाँ आप सफल हो सकते हैं। कैसे? बहुत आसान काम करना है। सबसे पहले काम करना है तो अपनी दुकान बदलनी है। अर्थात आपने सामान लिया, आपने सामान का उपयोग करा, आपको सामान अच्छा लगा, आपने अपने 2 दोस्त, 2 पड़ोसी, 2 रिश्तेदारों की दुकान बदलवानी है। अब जैसे वो 2 दोस्त, 2 पड़ोसी, 2 रिश्तेदार दुकान बदलते हैं, उनके भी 2 दोस्त, 2 पड़ोसी, 2 रिश्तेदार होंगे, उनको भी दुकान बदलवा दीजिए। इस श्रृंखला से जाके अगर आपने 1 साल में या 6 महीने में, मैं कहता हूँ 1555 लोगों की दुकान बदलवा दी, जो मात्र 1500 का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको जो निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम आएगी, वो आएगी 2,40,000। अगर इसका 50% भी अचीव करते हो तो भी 1,20,000 महीना, और अगर 25% भी अचीव करते हो तो 50,000।
कमाल की बात है, ये भी कमाएगा, ये भी कमाएगा, ये भी कमाएगा, ये भी कमाएगा, आप भी कमाओगे। अब बताओ इसमें नुकसान क्या है? लागत क्या है? जीरो, क्योंकि नहाओगे तो फिर भी, चाहे वो किसी से भी ना लो, कोई बेबी के साबुन से ना लो, किसी बाबा के साबुन से ना लो, ठीक है। तेल बनाओ, खाना बनाओगे, तेल तो डालोगे, पानी में थोड़ी ना पकोड़े उबालोगे, वो भी इस्तेमाल करोगे। तो अगर यही चीज हमें पैसा दे दे तो दुकान ही तो बदलवानी है। क्या मैं दूसरों को राय नहीं दे सकता? क्या दूसरे मेरे राय से दुकान नहीं बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। अगर मेरा खर्चा 2100 रुपए का है तो मेरे दोस्तों का भी खर्चा ऐसे ही होगा। अगर इस हिसाब से भी मैं करता हूं तो भी 3,20,000 ले जाता हूं, 25% भी अचीव करता हूं तो 70,000। अगर मेरा खर्चा 3200 का है तो मेरे दोस्तों यारों का खर्चा भी ऐसे ही होगा, तो भी मैं 4,90,000 ले जाता हूँ मंथली। आप सोचो कितना आसान बिजनेस है, कितना आसान। दुकान ही तो बदलनी है और बदलवानी है, इसमें करना क्या है? रॉकेट साइंस तो है नहीं, दुकान ही तो बदलनी है। साबुन से नहाना है, साबुन खत्म हो जाना, अगले महीने उसने फिर साबुन लेना है, जब जब वो साबुन लेगा आपको पैसा आएगा। बताओ इससे आसान काम हो सकता है? यही काम मैंने करा था। जब मैंने ये काम शुरू करा 2014 में, तो मैंने क्या करा, मैंने इस सामान को इस्तेमाल करा, किसी ने मुझे बोला, मेरे को दिखाया, मुझे समझ आया, मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने कहा अरे यार, इतनी आसानी से अगर पैसा बनाया जाता तो बताया क्यों नहीं जा सकता? बनाइए, काम करके देखते हैं। मैं घर सामान ले आया, समय था वो नवंबर दिसंबर का, मैं सामान लाया, मैंने घर में इस्तेमाल करा, अपने रिश्तेदारों को इस्तेमाल करा, मेरे खाते में 441 रुपए आ गए। अब जब 441 रुपए आया तो मुझे विश्वास हो गया, मैंने कहा यार पैसा तो आता है, लेकिन अगर ये आगे बढ़ा दूं तो कैसा रहेगा? तो मैंने लोगों को बताना शुरू करा। लोगों ने, कईयों ने साथ दिया, कई लोग हंसे। वो तो हर काम में हंसते हैं। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी खोल लो, आप दुनिया में 4 जनों से अगर राय ले लो कि मैं ये काम करना चाहता हूं, तो वो काम कभी कर ही नहीं पाओगे जीवन में। ठीक है ना? ठीक है, मेरे को समझ आ गया। मैंने कहा मेरे को अपनी बुद्धि, अपने समझ वाले लोग मिल जाएंगे, क्योंकि कॉमन सेंस का व्यक्ति भी इस चीज को समझ जाएगा। भाई इतना आसान काम और क्या हो सकता है? सामान ही तो बदलना है। मैंने आगे लोगों को बताने चला गया। 441 से आमदनी पहुंच गई 68,000, ये मंथली है। उसके बाद आमदनी पहुंची 76,000, उसके बाद आमदनी पहुंची 2,14,000, उसके बाद आमदनी पहुंची 2,61,000, उसके बाद आमदनी पहुंची 3,06,000। अब पिछले 4 महीने से जब लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे तो मैं भी नहीं निकल पाया। अब उनकी क्या स्थिति है मैं नहीं जानता, लेकिन पिछले 4 महीने से 7.5 लाख रुपए ले चुका हूं मैं। बताओ, क्योंकि जिसने मंजन करना है वो तो करेगा ही। वो कौन सा छोड़ के बैठ जाएगा, कोरोना है मंजन करना छोड़ दूंगा, शैम्पू लगाना छोड़ दूंगा। उसके बाद अभी पिछले महीने आमदनी आई 3,58,411 रुपए। अब बताइए, 400 रुपए से 3,58,411 रुपए मंथली इनकम आ रही है। क्या बुरा काम है? इसके लिए क्या पढ़ाई लिखाई चाहिए? इसके लिए कौन सी डिग्रियां चाहिए? दुकान बदलने के लिए डिग्री चाहिए होती है। जब आसानी से पैसा बन सकता है तो मुश्किल से पैसा क्यों बना रहे हैं हम लोग? क्यों 8-8 घंटे, 12-12 घंटे परिवार को छोड़ के, बच्चों को पढ़ा के, दूर करके, अपने से दूर करके उनको पूरी जिंदगी रह जा रहे हैं, और बुढ़ापे में कह रहे हैं जी हमारी औलाद हमारा साथ नहीं देती, क्योंकि आपने जैसा करा वो भी आगे कर रहे हैं, उसके बाद आप भी जीरो थे, वो भी जीरो से शुरू हो रहे हैं, ऐसे ही चलता जाएगा। अब ये चीज जब करनी शुरू करी, सामान इस्तेमाल करना शुरू करा, जैसे मैंने बोला ना, सामान आप भी इस्तेमाल करते हो, साबुन मैं भी करता हूँ, आपकी झाग भी नाली में जाती है, मेरी भी झाग भी नाली में जाती है। आपका सोने का सिक्का निकला नहीं निकला मुझे नहीं पता। इस काम को करते करते 1.5 साल के अंदर मैंने 10 लाख की गाड़ी ले ली। अब बताइए, शैम्पू आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, शैम्पू आप भी सर पे लगाते हैं, कमाल की बात है, मैं भी सर पे लगाता हूँ। आपके शैम्पू ने क्या करा पता नहीं, मैं 2 साल के बाद इसमें घूमने के लिए विदेश हुआ, वो भी ऐसे देश में जहां का वीजा लेने के लिए कम से कम लोगों को 10 लाख का अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है, जिसको हम स्पेन कहते हैं। इसका तो वीजा भी आसानी से नहीं मिलता। आना जाना रहना खाना पीना 7 स्टार में फ्री। चाय आप भी पीते हैं, चाय मैं भी पीता हूँ, और डेली चाय पीते हैं इधर। ठीक है ना? ठीक है, आपकी चाय ने क्या दिया मुझे नहीं पता, मेरी चाय ने मेरा मकान बना दिया 1 करोड़ का 3 साल के अंदर। अब बताइए, पैसा आ रहा है, विदेश यात्राएं आ रही है, गाड़ियां आ रही हैं, पैसा आ रहा है, तो इससे बढ़िया काम है या नहीं है? तभी कह रहा हूं आसान काम है, हम मुश्किल काम पे लगते हैं। इसी चीज को आगे गया, अभी विदेश यात्रा करके आया अपने परिवार के साथ। सो कहने का मकसद ये है कि जब आसानी से काम करा जा सकता है तो मुश्किल क्यों करें? हमें सिर्फ दुकान ही तो बदलनी है। क्या दुकान बदलने में हम इतना संकोच में आ जाएंगे? क्या हम इतने ज्यादा भावनात्मक हैं कि हमें एक क्रिकेटर को ही अमीर बनाना है जिसके पास पैसा है? हमने फिल्म सितारे के कहने पे ही साबुन का इस्तेमाल करना है? क्या कभी ऐसा वक्त आएगा कि हम भी अमीर बन पाए? अगर आपकी ये सोच है तो आप तुरंत इसके बाद संपर्क करें उस आदमी से जिसने आपको यहाँ इन्वाइट किया था। वो अब आपको चीजें आगे बताएगा। सबसे पहले अपना कोड खोलिए, सामान को इस्तेमाल करें, सामान अच्छा लगता है, आप हमसे संपर्क साधेंगे। एक सेशन में करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि 1 लाख से ज्यादा की आमदनी पे आप कैसे पहुंच सकते हैं। और ये चीजें बताने के लिए
ये चीजें बताने के लिए मैं आपको एक स्पेशल सेशन करूंगा। लेकिन सबसे पहली बात आपको जो करना होगा वो ये करना होगा, आपको समान को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अगर आप समान इस्तेमाल करेंगे तभी आप आगे जा पाएंगे। आप समान इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको चीजें आगे की पता नहीं लग पाएंगी, क्योंकि जब तक साबुन से नहाए नहीं तो उसकी विशेषता कैसे पता लगेगी। चाय कभी पी नहीं, पाउडर कभी छिड़का नहीं, क्या उसकी विशेषता पता लग जाएगी? यहाँ से बताने में थोड़ी ना लगेगी। इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करेंगे आपको अपने आप इसकी विशेषता पता लग जाएगी। अब बचते हैं मिनट 10, और मैंने जैसे कहा था आपको 10 मिनट आपके होंगे और 10 मिनट अब मेरे शेष हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया, अब इसका एक सारांश एक वीडियो के माध्यम से अब मैं आपके संग साझा करना चाहूंगा। तो जितने भी अर्जुन प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो अब तक यहाँ रुके, वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्या है, सारांश। जब एक चैप्टर खत्म होता है तो उसकी एक समरी होती है जिसमें बताया जाता है कि एक्चुअली हमने क्या बातें करी और मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। ये कहानी है दो दोस्तों की। जी हाँ, ये कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम है पैब्लो और एक का नाम है ब्रूनो। ये विश्व की सबसे ज्यादा किताबों में से बिकने वाली एक किताब है, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, जिसमें ये बताया गया कि जो अमीर व्यक्ति है वो अमीर कैसे बन गया और जो व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा था गरीब कैसे रहा। दोनों ने काम एक ही संग करा, एक ने सोच बदली, अपना दृष्टिकोण बदला और उसका बदलाव आ गया। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा और इसके बाद मैं आपके सवालों को लेना चाहूंगा। ये 7 मिनट का वीडियो है, आपको बहुत पसंद आएगा। जितने भी अर्जुन हैं उनको बहुत पसंद आएगा, और अभिमन्यु जितने हैं तो खैर वो सब जानते हैं कि अभिमन्यु का आखिरी में क्या हाल हुआ था। ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा और उसके बाद मैं आपके सारे सवालों को लूंगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी सवाल आप मुझसे पूछेंगे, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आपके सामने अब प्रस्तुत हो रहा है एक वीडियो जिसमें कहानी है दो दोस्तों की, जैसे मैंने बताया था, पैब्लो और ब्रूनो। अब इस कहानी को आप बहुत ध्यान से देखिए और इसको एंजॉय करिए। अब हम इस सेशन के एंड पे पहुंचते चले जा रहे हैं, उसके बाद आपके सवालों को मैं लूंगा। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में 2 मित्र रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। ये 2 नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो 2 सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ
वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पैब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वह रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, हे, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही एक साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पैब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है।
अब पैब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पैब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पैब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पैब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं, या फिर आप पैब्लो बनना चाहते हैं? यदि पैब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं